हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपर कोगुलेबिलिटी क्या होती है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी बॉडी में जो कोगुलेशन कैस्केड करवाते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो फैक्टर्स को जो कोगुलेशन कैस्केड को प्रमोट करते हैं, कोगुलेशन करवाते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रो कोगुलेंट। और जो कोगुलेशन को इनहिबिट करते हैं उसे हम एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। ओके, तो हाइपर कोगुलेबिलिटी इसलिए होती है, प्रो कोगुलेंट फैक्टर्स का अगर कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू एंटी कोगुलेंट, तो हमें बॉडी में हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिली। सिंपल है, बॉडी में नॉर्मली जितना प्रो कोगुलेंट का कंसंट्रेशन है उतना एंटी कोगुलेंट का भी कंसंट्रेशन होता है। जब हमें कोगुलेशन को स्टॉप करना होता है तो एंटी कोगुलेंट्स हमारी हेल्प करते हैं कोगुलेशन को स्टॉप करने के लिए। बट अब बॉडी में इतने सारे एंटी कोगुलेंट्स नहीं है, प्रो कोगुलेंट्स का नंबर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी में हमें हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलती है। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाइपर कोगुलेबिलिटी हमें किन इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगी? लाइक इसका कॉज क्या है कि जिन्हें लाइक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है उनमें ये होता है, या हमें लाइफ टाइम के दौरान भी हमें एक्वायर्ड कंडीशन या सेकेंडरी किसी डिसऑर्डर के सेकेंडरी हमें एक्वायर्ड की तरह भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इस हाइपर कोगुलेबिलिटी के कॉज को इस फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? प्राइमरी डिसऑर्डर्स। ये यहाँ पर बहुत सारे डिसऑर्डर्स मैंने मेंशन करे जो कि कॉज है हाइपर कोगुलेबिलिटी का। इन्हीं सब डिसऑर्डर्स की वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी हमें होती है। ये प्राइमरी डिसऑर्डर्स को मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर कहा, यानी कि हेरिडिटरी, आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या किसी लाइक म्यूटेशन हो गया किसी जीन्स में, तो हमें ये डिसऑर्डर्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे, ये कॉज होंगे पर्सन की बॉडी में और उससे हाइपर कोगुलेबिलिटी हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी डिसऑर्डर्स, जैसे कि मैं एक्वायर्ड बोलता हूँ। एक्वायर्ड में इसलिए कहता हूँ लाइक कोई किसी का पर्सन का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बोन फ्रैक्चर हुई तो उसे बहुत लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करना होता है, या कोई कोमा पेशेंट है उसको बेड रेस्ट करना पड़ा बहुत प्रोलॉन्ग समय तक, तो उसकी बॉडी में हाइपर कोगुलेशन हो सकता है। एक्वायर्ड है, लाइक सेकेंडरी टू द अदर कंडीशन। ओके, इमोबिलाइजेशन, कार्डियक फेलियर, ऐसे बहुत सारे मैंने यहाँ पे फैक्टर्स मेंशन करे जिसकी वजह से सेकेंडरी डिसऑर्डर यानी कि एक्वायर्ड डिसऑर्डर जो है हाइपर कोगुलेबिलिटी को कॉज करता है। ओके, सबसे पहले हम जो जेनेटिक फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और पीजी प्रिपरेशन के हिसाब से भी ये पूछे जाते हैं, तो इसे हमें अच्छे से समझना है। देन सेकेंडरी फैक्टर्स में आप ये यहाँ देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स। यहाँ मैंने जो ब्लैक कलर से मेंशन करे ये स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स है सेकेंडरी डिसऑर्डर के, जैसे कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, किसी पेशेंट में कार्डियक फेलियर हो गया या किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा? हार्ट उतना ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता है, वहाँ पर कार्डियक प्रॉब्लम होती है, टिश्यू डैमेज होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस वहाँ पे होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। हम जनरली एमआई के केस में देखा जाता है ये, और हमें पर्सन की बॉडी में हाइपर कोगुलेटेड स्टेट उस साइड पे भी दिख सकती है और पूरी बॉडी में भी दिख सकती है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसे तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, जो DIC है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DIC, इसमें आपके इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन कैस्केड दोनों बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इनको एक्टिवेशन कौन करवाता है? जब आप डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का आप लेक्चर देखेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें भी बहुत सारे माइक्रोथ्रोम्बोई ये सब फॉर्म हो जाते हैं बॉडी में। ये भी मैंने डिटेल्ड हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में समझाया है। फिर मैं आपको यहाँ पे वापस बता देता हूँ, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी हमें थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होते हुए दिखता है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लेक्चर में बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मुझे आपको यहाँ ये बताना था, इतना सब मैकेनिज्म चलता है तब जाके प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है तो बहुत सारी साइट्स पे बॉडी में थ्रोम्बोसिस होता है, एंड प्लेटलेट का जब डिग्रेडेशन होता है तो बॉडी में हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। ओके, सो इस कंडीशन में भी आपको हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलती है। एंड प्राइमरी डिसऑर्डर्स पे अब हम चलने वाले हैं। हम अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे
प्राइमरी डिसऑर्डर्स मेंशन करें। इसमें हमें यहाँ ये याद रखना है कि कौन से डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली हाइपरकोगुलेबिलिटी करवाते हैं, कौन से रेयर है और कौन से रेयरेस्ट। देखिए मोस्ट कॉमन में बात करूँ तो फैक्टर फिफ्थ लेडेन म्यूटेशन एंड प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन। सिंपल है, फैक्टर फिफ्थ और प्रोथ्रोम्बिन में हमें कुछ जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलेगा। जस्ट थोड़ी देर में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। अगर मैं रेयर बात करूँ तो एंटी थ्रोम्बिन डिफिशिएंसी और प्रोटीन सी एंड एस डिफिशिएंसी मुझे किसी पेशेंट्स में बहुत रेयरली दिखती है। इस डिफिशिएंसी के कारण हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है। सो एंड सबसे रेयरेस्ट हमें कंडीशन यहाँ मैंने मेंशन करी है होमोजाइगस होमोसिस्टीन्यूरिया। होमोजाइगस होमोसिस्टीन्यूरिया के पेशेंट्स में भी हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, बट आउट ऑफ 100 पेशेंट आपको 80 to 90 पेशेंट्स में इसी डिसऑर्डर के कारण हाइपरकोगुलेबिलिटी दिखेगी। 8 to 10% पीपल में आपको इसके कारण हाइपरकोगुलेबिलिटी दिखेगी, एंटी थ्रोम्बिन डिफिशिएंसी और प्रोटीन सीएस डिफिशिएंसी इस डिसऑर्डर के कारण। एंड 1 to 2% पेशेंट में आपको होमोजाइगस होमोसिस्टीन्यूरिया की वजह से हाइपरकोगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी। इंक्रीज फैक्टर 8, 9, 11 एंड फाइब्रिनोजन। हम जानते हैं फैक्टर 8, 9, 10, 11 फाइब्रिनोजेंस, इनका काम क्या है? ये कोगुलेशन कैस्केड में यूज होते हैं ताकि उस साइट पर ये कोगुलेबिलिटी को प्रमोट कर सके, क्लॉट फॉर्मेशन कर सके। सो अगर इनका बॉडी में इंक्रीज होता है लेवल तो आपको हाइपरकोगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी। चलिए हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे फैक्टर फिफ्थ लेडेन म्यूटेशन। फैक्टर फिफ्थ लेडेन म्यूटेशन, इसमें फैक्टर फिफ्थ का म्यूटेशन हो रहा है। हमें सबसे पहले जानना है कि नॉर्मली फैक्टर फिफ्थ हमारी बॉडी में क्या करता था। फैक्टर फिफ्थ का काम होता था वो कोगुलेशन कैस्केड में रहता था, एंड कोगुलेशन कैस्केड में उसका यूज होकर हम किसी भी साइट पर क्लॉटिंग फॉर्म करते थे, कोगुलेशन होता। अब अगर बॉडी में कोगुलेशन हो चुका है, हमने क्लॉट फॉर्म कर लिया, अब कहीं किसी साइट पर क्लॉट को डिस्ट्रॉय करना है, तो क्लॉट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम बॉडी में बहुत सारे एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स को यूज़ करते थे। जैसे कि हम यहाँ पर देखा था एंडोथेलियम में कि हमें जैसे किसी भी साइट पर क्लॉट को रिमूव करना है, लाइक हमें वहाँ पे फंक्शन हो गया, क्लॉट ने ब्लड को रोक दिया, टेम्पररी वहाँ पे प्लग फॉर्म करा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हुई और क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे ब्लड रुक गया। अब हमें वहाँ पे हीलिंग करनी है, लाइक जो वहाँ पे कोगुलेशन हुआ है उसको हम डिस्ट्रॉय करना है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने बहुत सारे एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स बॉडी में परफॉर्म होते हुए देखे थे। क्या देखे थे हमने कि देखिए ये जो फैक्टर फिफ्थ है, 8 है, ये मैंने एक्टिवेटेड फैक्टर लिख के रखा है। देखिए फैक्टर फिफ्थ जो है वो इनएक्टिवेटेड फैक्टर होता है, फैक्टर फिफ्थ ए यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो इन एक्टिवेटेड फॉर्म को अब हमें बॉडी में रिमूव करना है या इनिबिट करना है। क्यों इनिबिट करना है? क्योंकि हमें और कोगुलेशन नहीं चाहिए जिस साइट पर कोगुलेशन हो रहा था, अब उस साइट पर हमें कोगुलेशन और नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है? हमें इन्हें इनिबिट करना है। इनिबिट करने के लिए हमने ये बहुत सारा एंटी कोगुलेशन इफेक्ट देख चुके हैं। अभी हमें यहाँ नोटिस ये करना है कि देखिए प्रोटीन सी जो है वो फैक्टर फिफ्थ को इनिबिट करके स्टॉप कर देता था कि भैया अब हमें और कोगुलेशन नहीं करवानी। अब क्या हो रहा है? फैक्टर फिफ्थ लेडेन म्यूटेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो रहा है फैक्टर फिफ्थ में, जिसकी वजह से फैक्टर फिफ्थ बिकम्स रेजिस्टेंट टू द क्लीवेज एंड इनएक्टिवेशन बाय प्रोटीन सी। अब जो प्रोटीन सी पहले फैक्टर फिफ्थ को स्टॉप कर देता था कि और कोगुलेशन ना हो, हाइपर कोगुलेशन ना हो, अब वो प्रोटीन सी उसको इनएक्टिवेट और क्लीव नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसमें उसकी एक जीन में म्यूटेशन हो चुका है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो चुका है, जिसकी वजह से हमें बॉडी में हाइपर कोगुलेशन देखने को मिलेगी। और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंटी थ्रोम्बोटिक काउंटर रेगुलेटरी पाथवे होता था वो लॉस्ट हो गया। एंटी थ्रोम्बोटिक काउंटर रेगुलेटरी पाथवे का मतलब ये है एंटी थ्रोम्बोटिक काउंटर रेगुलेटरी पाथवे, जिसमें कि जो थ्रोम्बिन है वो स्टिमुलेट करता था प्रोटीन सी को, प्रोटीन सी प्रोटीन एस के साथ फैक्टर फिफ्थ को इनिबिट करता था। इसी को हम एंटी थ्रोम्बिन काउंटर रेगुलेटरी पाथवे बोलते थे। अब वो पाथवे हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसका बिगेस्ट रीज़न यही है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो चुका है फैक्टर फिफ्थ में। ओके, अब मुझे पेशेंट को देखना है और पेशेंट को
मुझे क्या पेशेंट में सिम्टम देखने को मिलेगा या क्या क्लिनिकल कंडीशन मुझे देखने को मिलेगी इस फैक्टर फिफ्थ लेटेंट म्यूटेशन वाले पेशेंट में? मुझे उन पेशेंट्स में रिकरेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा ऐसा? क्योंकि हाइपर कोगुलेशन हो रहा है उनकी बॉडी में। हाइपर कोगुलेशन की वजह से वहाँ पे बहुत सारी डीप वेन्स में थ्रोम्बस फॉर्म हो चुका होगा। रिकरेंट यानी कि हम जैसे पेशेंट को ट्रीट भी करा, हमने कुछ मेडिसिन दी, ट्रीट करा, उसके बाद अगेन थोड़े दिन बाद उनकी बॉडी में वापस हो जाएगा, रिकरेंट है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फैक्टर फिफ्थ इनिबिट हो नहीं रहा है। फैक्टर फिफ्थ अगर इनिबिट हो जाता तो कोगुलेशन रुक सकता था, बट अब यहाँ पे इनिबिशन नहीं हो रहा है, इसलिए हाइपर कोगुलेशन स्टेट है और हमें पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपर कोगुलेबिलिटी का, उसको हम देखने वाले हैं। सो प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, इसमें भी हमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि नीट PG 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2015 नीट PG में आ चुका है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन में किस जीन पर म्यूटेशन हो रहा है और किस रीजन पे हो रहा है। सो देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज G2021-0A इन द 3 days अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन जीन। यहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और प्रोथ्रोम्बिन के लेवल को इंक्रीज होने से हमें हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिल रही है। सो अगर प्रोथ्रोम्बिन लेवल बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, कोगुलेशन कैस्केड चलता जाएगा, वो हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा और पर्सन की बॉडी में हाइपर कोगुलेबिलिटी कॉज होगी। ओके, सो आपको इसमें G2021-0A को याद रखना है और 3 days अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन जीन पे हमें ये न्यूक्लियोटाइड चेंज देखने को मिल रहा है। अब हम देखने वाले हैं एंटी थ्रोम्बिन डिफिशिएंसी और प्रोटीन C एंड S डिफिशिएंसी, जो कि रेयरेस्ट, हमें बहुत ही कम पेशेंट्स में इसकी वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी कॉज होती हुई दिखेगी, पर अब हमें इन्हें भी समझना है। चलिए हम समझते हैं प्रोटीन एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशिएंसी को। ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशिएंसी को समझने के पहले मैं आपको गाइस एंटी थ्रोम्बिन थर्ड अगर किसी पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वो वहाँ पर क्या एंटी कोगुलेंट इफेक्ट शो करता है वो समझाना चाहूँगा। देखिए, हमने जब एंटी कोगुलेंट इफेक्ट समझा था तो हमने देखा था कि जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है उससे हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल बाइंड करता है और हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बॉडी में एंटी कोगुलेशन चाहिए, हमें कोगुलेशन को स्टॉप करना है, और ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल से बाइंड होने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद थ्रोम्बिन फैक्टर 9th है, 10th है, 11th है एंड 12th है, इन सभी को इनएक्टिवेट कर देता। और अगर इन सब का इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो कोगुलेशन कैस्केड स्टॉप हो जाएगा और हमें वहाँ पे एंटी कोगुलेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट अब किसी पर्सन की बॉडी में ये जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है इसकी डिफिशिएंसी हो गई है। अब इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या उस पर्सन की बॉडी में ये इनएक्टिवेट होंगे? नहीं होंगे। इनका इनएक्टिवेशन नहीं होगा तो क्या दिखेगा पर्सन की बॉडी में? पर्सन की बॉडी में बहुत सारा हाइपर कोगुलेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो अब ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड की डिफिशिएंसी क्यों हो रही है गाइस? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड की डिफिशिएंसी के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, मेनली जेनेटिक कॉज होता है। जेनेटिकली एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशिएंसी देखी जाती है पेशेंट्स में। ओके, सो deficiency results into decreased protective effect of heparin-like molecule against the coagulation effect. These lead to the increased risk for thrombosis. जो मैंने आपको अभी समझाया कि heparin-like molecule ब्लड में प्रेजेंट है ऑलरेडी। heparin-like molecule बाउंड करता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड से, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें उस साइट पर एंटी कोगुलेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। बट अब एंटी थ्रोम्बिन थर्ड प्रेजेंट नहीं है तो heparin-like molecule भी वहाँ पर कोई काम का नहीं है। वो अपना प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो अगेंस्ट कोगुलेशन है वो शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें बहुत सारी थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी। ओके, नॉर्मल फंक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेपेरिन-लाइक मॉलिक्यूल बाइंड्स विद एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एंड दिस विल लीड टू द एंटी। सो इफ वी वांट टू डायग्नोज अ पेशेंट विद एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशिएंसी then we should know about the heparin dosing method and the partial thromboplastin time measurement. So what is this?
अगर हम नॉर्मल पेशेंट में हेपारिन की डोजिंग करते हैं, हेपारिन इंजेक्ट करते हैं किसी नॉर्मल पर्सन में जिसकी बॉडी में एंटी थ्रोम्बिन थ्योरेट प्रेजेंट है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आप जानते हैं एंटी कोगुलेशन इफेक्ट उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा। और अगर मैं उस नॉर्मल इंडिविजुअल का पीटीटी टेस्ट करूंगा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम मेजरमेंट करूंगा, तो वो भी हमें राइज दिखेगा, उसमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एंटी कोगुलेंट इफेक्ट है। ओके, बट अगर मैं किसी एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशिएंसी के पेशेंट में स्टैंडर्ड हेपारिन डोजिंग करता हूँ तो उसकी बॉडी में एंटी कोगुलेशन इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो पीटीटी राइज नहीं दिखेगा। सो इन एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशिएंसी पेशेंट्स पीटीटी डज नॉट राइज विद अ स्टैंडर्ड हेपारिन डोज, ये आपको याद है। ओके, बट हम जाते हैं कि अब इस पेशेंट में हमने पता चल गया कि पीटीटी राइज नहीं हुआ, मतलब ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशिएंसी का पेशेंट है। बट हम चाहते हैं कि उस पेशेंट्स में भी एंटी कोगुलेशन इफेक्ट आए। पेशेंट भी चाहता है कि उसकी बॉडी में भी एंटी कोगुलेशन इफेक्ट जो नॉर्मल पर्सन की बॉडी में आता है वैसा आए। तो हम क्या करेंगे? हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका हाई डोज ऑफ हेपारिन से। सो when we give high dose of heparin, then we will find activated limited available antithrombin third in the body of the patient with the antithrombin third deficiency. हाई डोज हेपारिन से हुआ ये कि जो पर्सन की इस पेशेंट की बॉडी में एंटीथ्रोम्बिन थर्ड बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में जो प्रेजेंट था, उसने हेपारिन के साथ बाउंडिंग करी। बाइंडिंग करने के बाद उस एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट था, उस की वजह से हमें उस पर्सन की बॉडी में थोड़े समय के लिए, कुछ टाइम के लिए एंटी कोगुलेशन इफेक्ट दिखेगा। बट हम चाहते हैं और पेशेंट भी चाहता है कि उसकी बॉडी में लंबे समय तक, खूब मंथ्स तक या डेज तक एंटी कोगुलेशन इफेक्ट दिखे, तो हम उस पेशेंट को रिफर करेंगे कोमेडिन ड्रग। कोमेडिन ड्रग क्या करता है? कोमेडिन इज देन गिवन टू मेंटेन एन एंटी कोगुलेटेड स्टेट। उस पर्सन में इसकी वजह से जो थोड़े समय के लिए एंटी कोगुलेशन इफेक्ट आया था उसको मेंटेन रखेगा कोमेडिन। ये था डायग्नोसिस कैसे करना और ट्रीटमेंट में भी हमें क्या क्या यूज करना ताकि हमें उस पर्सन की बॉडी में एंटी कोगुलेशन इफेक्ट ला सकें। अब हम देखेंगे होमोसिस्टीनीमिया। ये बहुत ही रेयरेस्ट कॉज है हाइपर कोगुलेशन का। 1 या 2% पेशेंट्स में ही हमें इसकी वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलता है। होमोसिस्टीन का अगर बॉडी में लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हमें हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलती है। क्या इसका रीज़न है और बॉडी में क्यों होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज हो रहा है? नॉर्मली होमोसिस्टीन का लेवल मेंटेन रहता है, बट वो इंक्रीज एलिवेटेड कब हो रहा है? जब किसी पर्सन में या तो इनहेरिटेड डिफिशिएंसी है सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज एंजाइम की, या किसी पर्सन में एक्वायर्ड डिसऑर्डर हो गया है ये ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, B12 एंड फोलिक एसिड या फोलेट। अब आपको यहाँ मैंने रीड करा, इससे समझ नहीं आएगा जब तक कि आपने अनीमिया में, जब हम मेगलोब्लास्टिक अनीमिया समझते हैं, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में हम समझते हैं कि फोलेट और विटामिन B12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करने के लिए। जिन्होंने ये लेक्चर देख लिया मेगलोब्लास्टिक अनीमिया उन्हें ये ईजिली समझ आएगा, पर जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में मिथाइल टेट्राफोलेट प्रेजेंट होता है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का काम क्या है? वो डीएनए प्रीकर्सर फॉर्म करता है। बट जब ये सीरम में टेट्राहाइड्रोफोलेट प्रेजेंट है, वो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जब हमने इसको कंज्यूम करा, हमने टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में कंज्यूम करा, बट वो जब सीरम में प्रेजेंट होता है वो मिथाइलेटेड होता है। ओके, सो हमें जब ये मिथाइल रिमूव होगा तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट डीएनए प्रीकर्सर्स फॉर्म करने के लिए यूज होगा। ओके, सो यहाँ से मिथाइल रिमूव होना जरूरी है। अब यहाँ से मिथाइल अगर रिमूव होता है तो वो मिथाइल बाउंड किससे करता है? विटामिन B12 से। मतलब हमें यहाँ ये समझ आता है कि विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए प्रीकर्सर। व्हाई? क्योंकि विटामिन B12 ही जो वो मिथाइल यहाँ से रिमूव करवाने में हेल्प कर रहा है। ओके, अब विटामिन B12 मिथाइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये विटामिन B12 जो है ये मिथाइल को ट्रांसफर करेगा होमोसिस्टीन को। क्यों ट्रांसफर कर रहा है? क्योंकि जब होमोसिस्टीन को विटामिन B12 मिथाइल ट्रांसफर करेगा तो होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाएगा मिथियोनिन में। और अगर किसी पर्सन में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है तो होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होता है, होमोसिस्टीन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है,
जिसकी वजह से उस पर्सन की बॉडी में हाइपर कोगुलेबिलिटी और हमें थ्रोम्बोसिस के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन करी है। अब मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक्वायर्ड है ये, यानी कि डिफिशिएंसी हुई और हमें होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज होता हुआ गिरेगा। और सिंपल है, सिस्टाथायोन बीटा सिंथेस एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। ओके, अब इसके इंक्रीज होने से मुझे एक माइक्रो लेवल पे, बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे समझना है कि होमोसिस्टीन किस वजह से थ्रोम्बोसिस कॉज कर रहा है। लाइक कोगुलेशन कैस्केड में कभी भी हमने होमोसिस्टीन का नाम नहीं देखा, हमने हीमोस्टेसिस के पाथवे में होमोसिस्टीन को कहीं पर भी नहीं देखा, बट ये फिर भी थ्रोम्बोसिस कॉज कर रहा है, हाइपर कोगुलेबिलिटी कॉज कर रहा है। इसका रीजन मैंने यहाँ मेंशन करा है। बहुत ही गोल्डन लाइन है गाइस ये, और ये इस पे एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं। सो प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट ऑफ होमोसिस्टीन इज ड्यू टू थायोएस्टर लिंकेज फॉर्म बिटवीन होमोसिस्टीन एंड द फाइब्रिनोजन। होमोसिस्टीन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन कहाँ काम आता था, हमने देखा था ये जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती थी तो जो प्राइमरी वीक प्लग फॉर्म होता था एट द साइट ऑफ द क्लॉटिंग, वहां पर फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता था जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के वक्त एक परमानेंट क्लॉट बनाता था। तो फाइब्रिनोजन के साथ होमोसिस्टीन की बाइंडिंग होती है थ्रू द थायोएस्टर लिंकेज, जिसकी वजह से हमें प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हाइपर कोगुलेशन इन पेशेंट में हो सकता है और इंक्रीज द रिस्क ऑफ द थ्रोम्बोसिस हमें इस पेशेंट में दिखेगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहूंगा सिस्टाथायोन बीटा सिंथेस की डिफिशिएंसी के related. So, cystathionine beta synthetase deficiency result in high homocysteine levels with homocystinuria. होमोसिस्टीन जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा एंड कैरेक्टराइज बाय वेसल थ्रोम्बोसिस। हमें इन पेशेंट्स में जिनमें इनहेरिटेड डिफिशिएंसी है सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटेज की, उन पेशेंट्स में हमें वेसल थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। पेशेंट्स की मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, पेशेंट्स में लेंस डिस्लोकेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी एंड लॉन्ग सिलेंडर फिंगर्स। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप डायग्नोज कर सकते किसी पेशेंट को कि उसे हाई होमोसिस्टीन लेवल इनहेरिटेड कॉज की वजह से या एक्वायर्ड कॉज की वजह से, तो आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आपको पेशेंट में वेसल थ्रोम्बोसिस, मेंटल रिटार्डेशन, लेंस डिस्लोकेशन, लॉन्ग सिलेंडर फिंगर ये दिखता है तो आप इजीली बोल सकते हैं एग्जामिनर को कि पेशेंट को सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटेज की डिफिशिएंसी है जो कि एक इनहेरिटेड कॉज है होमोसिस्टीनिमिया का। मैंने आपको अभी तक प्राइमरी डिसऑर्डर्स में फैक्टर फिफ्थ लेडन म्यूटेशन, प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन, एंटीथ्रोम्बिन डिफिशिएंसी, होमोसिस्टीन सी एंड प्रोटीन सी एंड एस डिफिशिएंसी और होमोसिस्टीनिमिया, ये मैंने आपको बता दिए। अब हमें सेकेंडरी कॉज में मैं आपको यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से किसी फीमेल पर्सन में हाइपर कोगुलेबिलिटी के चांसेस क्यों इंक्रीज हो जाते हैं। सो गाइस, हम समझते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ये एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर है हाइपर कोगुलेबिलिटी का। क्या हो रहा है इस पेशेंट में, अगर कोई फीमेल पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती है तो उस फीमेल पेशेंट की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर्स। उसकी बॉडी में जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उन सब का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड अब हम जानते हैं अगर कोगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीज हुए तो फीमेल पेशेंट की बॉडी में देयर विल बी इंक्रीज चांस और इंक्रीज रिस्क फॉर द थ्रोम्बोसिस विल अकर। सो अब हम यहीं पर हमारे लेक्चर को एंड करने वाले हैं। हमने आज हाइपर कोगुलेबिलिटी में प्राइमरी डिसऑर्डर्स और सेकेंडरी डिसऑर्डर्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को समझ लिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इसके पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन को रीड करिए, इसका आंसर जो आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, देन इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखिए। ओके, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। A 40-year-old female presented with the acute painful swelling of the left leg. Ultrasonography of the left leg showed डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पेशेंट फीमेल आई क्लिनिक पे, उसने बताया कि उसके लेफ्ट लेग में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग हो चुकी है, एक्यूट। अब अक्यूट पेनफुल स्वेलिंग के कारण हमने उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया लेफ्ट लेग का, जिसमें हमें पता चला कि उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुई है।
अब हमें ये कंफर्म हो गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमें कहाँ देखे थे, हमने देखा था इसे हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट में, यानी कि इस फीमेल पेशेंट में हाइपर कोगुलेबिलिटी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी इज लेस लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। हमें कुछ कंडीशंस नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से हमें वो एग्जांपल एलिमिनेट करना है जो हाइपर कोगुलेबिलिटी का कॉज नहीं है। ओके चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फैक्टर फिफ्थ लेडेन म्यूटेशन। हमने देखा था कि फैक्टर फिफ्थ लेडेन म्यूटेशन की वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है। इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपर कोगुलेबिलिटी, तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, ये भी हाइपर कोगुलेबिलिटी का कॉज है। हाइपोहोमोसिस्टीनीमिया, गाइस इट इज नॉट अ कॉज ऑफ हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपरहोमोसिस्टीनीमिया इज द कॉज ऑफ हाइपर कोगुलेबिलिटी और हाइपोहोमोसिस्टीनीमिया कॉज नहीं है। And the last option is protein C deficiency. It is also the cause of hypercoagulability. So the correct answer is option C, hypohomocystinemia. Deep vein thrombosis, recurrent deep vein thrombosis हमें hypercoagulation state में देखने को मिलती है। And hypercoagulability के cause में हमने protein C deficiency देखा, factor fifth Leiden mutation देखा, prothrombin gene mutation देखा, and homocystinemia देखा, hyperhomocystinemia, not hypohomocystinemia. Inherited and acquired cause of elevated homocysteine level, that is hyperhomocystinemia, can be prothrombotic, जिसकी वजह से hypercoagulability cause होती है, not because of hypohomocystinemia. So option C is our answer.